Let's start our today's session. My name is संदीला एहसन. मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो हम अपने सेशन की तरफ आते हैं. पिकोस में होता क्या है, जिस लड़की को या जिस वुमन को पिकोस होता है वो इनफर्टाइल हो जाती है, वो माँ नहीं बन पाती, वो कंसीव नहीं कर पाती. बिकॉज में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन होते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज हो रहे होते हैं, उनकी मिकदार बॉडी में या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन या जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है. नॉर्मली हमारी बॉडी में इसकी मिकदार एंड्रोजन की मिकदार कम होती है, क्योंकि ये मेल हार्मोन है. बॉडी में, वुमन बॉडी में इसकी मिकदार होती है लेकिन बहुत थोड़ी सी, इसका वुमन बॉडी में कोई काम नहीं है. लेकिन पिकोस में इसकी मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से जिस पर्सन को, जिस गर्ल को पिकोस होता है, उसको उसकी बॉडी पे कुछ अब नॉर्मल जो होती है ना अपीयरेंस हो जाती है. लाइक सबसे पहले तो क्या होता है कि उसके चेहरे पे ढेर सारे गैर जरूरी बाल आ जाते हैं, जिन पे मर्दों की तरह के, दाढ़ी की तरह के बाल आ जाते हैं, जिन पे या कलमों के पास बहुत गैर जरूरी बाल आ जाते हैं. ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे भी, इवन कि कभी कभी चेस्ट पे और बैक हिप्स पे भी ढेर सारे गैर जरूरी बाल आ जाते हैं. आते क्यों है? ये एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से. कि पिकोस में मेनली क्या होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. सबसे पहला हार्मोन जो पिकोस में डिस्टर्ब होता है वो एंड्रोजन होता है. एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, इसका वुमन बॉडी में कोई काम नहीं है. पिकोस में ये वुमन बॉडी में अपनी मिकदार से ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं. इसके अलावा एक्ने आ जाती है ढेर सारे चेहरे पर, स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है. इटियोलॉजी क्या है पिकोस की, या ये कह लें कि कॉज क्या है पिकोस के, या रीजंस क्या है पिकोस की. एक बात जो है थोड़ी सी समझने वाली है कि पिकोस जो है ना, उसकी कॉजेज और उसके साइंस एंड सिम्टम्स दोनों एक ही हैं. साइंस एंड सिम्टम्स भी वही हैं जो काजेज हैं, काजेज भी वही हैं जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं. सबसे पहले इटियोलॉजी है. सबसे पहला कॉज जो है पिकोस का वो है इरेगुलर पीरियड्स. बिकॉज में इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, या तो रेगुलर नहीं आते पीरियड्स, या आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं, फ्लो बहुत ज्यादा होता है. नहीं आते तो फिर 3-3 4-4 माह बाद नहीं आते, डेट पे नहीं आते, या एक ही माह में 2-2 3-3 दफा आ जाते हैं. पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. पिकोज में पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि पीरियड इरेगुलर होने की वजह से पिकोज हो जाता है. मतलब ये एटियोलॉजी भी हो जाती है, या ये साइन एंड सिम्टम्स भी हो सकता है पिकोज का. दूसरा एटियोलॉजी क्या है, दूसरी काज क्या है पिकोज की, एक्सेस एंड्रोजन. जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है और इसका फीमेल बॉडी में कोई काम नहीं होता. बहुत थोड़ी मिकदार में नॉर्मल फीमेल बॉडी में ये मौजूद होता है, नॉर्मल फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है. लेकिन बिकॉज में क्या होता है कि ये जो है इसकी क्वांटिटी अचानक हाई हो जाती है, इसकी बॉडी में सिक्रेशन अचानक हाई हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ फिजिकल साइंस हमारे बॉडी पे, पिकोस की विक्टिम की बॉडी पे नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले तो हर्टिज्म होता है, यानी कि गैर जरूरी बाल जो है वो चेहरे पर, जिस्म के बाकी हिस्सों पे आना शुरू हो जाते हैं, और चेहरा जो है वो एक्नी से भर जाता है और स्किन ऑयली हो जाती है. ठीक है. थर्ड इटियोलॉजी जो है पिकोस की वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पिकोस में हमारी ओवरीज के इर्द गिर्द छोटी छोटी पानी की थैलियां, छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, रसोलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरीज जो है वो या तो एग बना ही नहीं पाती, और अगर वो बना ले तो फिर वो रिलीज नहीं कर पाती. उन सिस्ट की वजह से हमारी ओवरी का जो मुंह है वो बंद हो जाता है, एग रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी वुमेन जो है, जो कि पिकोस की विक्टिम है, वो कंसीव नहीं कर पाती, माँ नहीं बन पाती, इनफर्टाइल रह जाती हैं. ठीक है. और इन तीन में से अगर दो सिम्टम्स या दो दो एटियोलॉजी भी किसी भी पर्सन में मौजूद है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो पिकोस का विक्टिम है. अच्छा, कौन से हार्मोन्स हैं? ये तो हमने देख लिया कि हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाना पिकोस है. बिकॉज क्यों होता है? हार्मोन्स की इम्बैलेंस रेगुलेशन की वजह से, इम्बैलेंस सिक्रेशन की वजह से, या तो कम हो जाती हैं हार्मोन्स, या ज्यादा हो जाते हैं. तो तीन मेन हार्मोन्स ऐसे कौन से हैं जो कि अपनी बॉडी में अगर इरेगुलर वर्किंग स्टार्ट कर दें तो बॉडी जो है पिकोस की तरफ चली जाती है. ठीक है. तो फर्स्ट वन है एंड्रोजन. सबसे पहले मैं एंड्रोजन की बात करती आ रही हूँ. स्टार्ट से मेल हार्मोन है. नॉर्मल बॉडी में इसकी, वुमन बॉडी में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बिकॉज में ये ज्यादा हो जाने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल साइंस आ जाते हैं, चेहरे पे गैर जरूरी बाल आ जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, और चेहरे पे एक्ने बहुत ज्यादा आ जाती है. तो एंड्रोजन
का अपने लेवल से ज्यादा हो जाना जो है वो बॉडी को पीकोस की तरफ धकेल रहा होता है। दूसरी मेन हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। आप सब जानते हैं इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज से रिलीज हो रहा होता है, और इसका काम क्या है कि हमारी बॉडी जो भी फूड अंदर ले रही है उसमें मौजूद ग्लूकोज को अच्छे से ब्लड में अब्सॉर्ब करना और ब्लड में ग्लूकोज को हाई ना होने देना। बिकॉज में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो बंद तो रही होती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी बॉडी में। टू टाइप्स की होती है ना डायबिटीज, एक वन जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, और एक वो जिसमें इंसुलिन बनती तो है लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज में कि इंसुलिन बन तो रही है, अपनी प्रॉपर मिकदार में बन रही है, लेकिन क्या होगा कि हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, रेजिस्ट करने लग जाएंगे वो इंसुलिन के खिलाफ। हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की या शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है, और पर्सन जो है पिकोस का विक्टिम जो है वो डायबिटीज की तरफ चला जाता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि पिकोस और डायबिटीज एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं। जिस पर्सन को पिकोस हो, मोस्ट प्रोबेबली 80-90% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो है वो डायबिटीज का शिकार भी हो जाता है। ठीक है। तो थर्ड हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन का बिल्कुल उलट हार्मोन है। एंड्रोजन मेल हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल हार्मोन है। तो जैसे कि एंड्रोजन का मेल हार्मोन में होना जरूरी है, उसी तरह प्रोजेस्टेरोन का फीमेल हार्मोन में होना जरूरी है। बिकॉज में क्या हुआ कि एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन ज्यादा हो गया और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम हो जाने की वजह से जो है वो पिकोस प्रॉब्लम आ जाती है। वुमेन बॉडी में एंड्रोजन कम होना चाहिए लेकिन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होना चाहिए। पिकोस में उलट हो जाता है, एंड्रोजन ज्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है। ये तीन हार्मोन जिनके कम ज्यादा होने की वजह से पिकोस जो है वो काज होता है। ये पिकोस की वजह से ये तीन हार्मोन जो है ये इरेगुलेट हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। आप जरा अगर आपकी स्लाइड आपको शो हो रही होगी तो आप देखें कि एक नॉर्मल ओवरी और एक पॉलीसिस्टिक ओवरी में फर्क आपको साफ नजर आ रहा होगा। एक पॉलीसिस्टिक ओवरी में आपको ओवरी के इर्द गिर्द पानी की थैलियां बनी नजर आ रही होंगी, इनको कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी। एक ऐसी ओवरी जिसके इर्द गिर्द पानी की बेशुमार छोटी छोटी थैलियां मौजूद होती हैं जो कि ओवरी का मुंह बंद कर देती हैं, एग के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देती हैं। एग बंद तो रहा होता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, रप्चर नहीं हो पाता, यूट्रस से अटैच नहीं हो पाता। डेट्स वाई पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाता। एक लड़की जो कि पिकोस की विक्टिम है वो कंसीव नहीं कर पाती। पिकोस जो है वो भी डिफरेंट तरह का होता है। दो तीन किस्म की पिकोस की टाइप्स होती हैं और हर पर्सन में एक टाइप, ये नहीं है कि एक पर्सन में दो तीन टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, हर पर्सन में अलग तरह का पिकोस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहली पिकोस की जो टाइप है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप, जो कि मैंने अभी आप जिक्र किया जब हम लोग हार्मोन्स का जिक्र कर रहे थे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप क्या होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है पिकोस की। इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन की वर्किंग इफेक्ट हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन या तो बनती नहीं है या बनती है जिस लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है। हाई शुगर लेवल जो है वो एक तो बॉडी को डायबिटीज की तरफ धकेल रहा होता है, दूसरा बॉडी में एवोल्यूशन रोक देता है हाई शुगर लेवल, जिसकी वजह से ये इसके अलावा हाई शुगर लेवल जो है वो इसको ट्रिगर करता है कि वो एंड्रोजन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करे। जितना एंड्रोजन सिक्रीट होगा उतना ज्यादा पिकोज बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्टली अगर 100% वुमन को पिकोज हम देख रहे हैं तो उनमें से 60% वुमन जो होंगी वो इंसुलिन रेजिस्टेंट पिकोज का शिकार होंगी और उनको पिकोज के साथ साथ डायबिटीज भी होगी। सेकंड वन डायबिटीज होती है पिल इंड्यूस्ड डायबिटीज, सॉरी सेकंड वन पिकोज होती है पिल इंड्यूस्ड पिकोज। ये क्या होता है? ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। पहली थी इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरी है पिल इंड्यूस्ड पिकोज। इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमारे इर्द गिर्द हमने भी देखा होता है कि एक औरत जो है वो शादी के फौरन बाद मां नहीं बनना चाहती और वो कंसीव होने से रुकने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है। जब तक वो ये पिल्स लेती रहती है तब तक तो ठीक है, बर्थ रुकी रहती है, लेकिन जब वो पिल्स लेना छोड़ देती है तो फिर उसको वो कंसीव कर लेती है। लेकिन बात केसेस में ऐसे होता है कि इन पिल्स का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। वो पिल्स लेना छोड़ दे तो भी वो कंसीव नहीं कर पाती। क्यों होता है ये? कुछ पिल्स जो अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की पिल्स तो अगर वो यूज कर रही है तो वो तब तक जब तक वो यूज कर रही है तब तक ओके रहेगी, छोड़ देगी तो उसको कंसीव हो जाएगा। लेकिन कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जिनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग चला जाता है, वो छोड़ भी देगी तो अभी वो कंसीव नहीं कर पाती। ये पिल्स अगर तो वो लंबे अरसे तक खा रही है, अगर वो 1-1.5 साल से ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर रही है तो वो पिल्स उसकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल को बढ़ा देंगी। ये एंड्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से
हमारी जो ओवरी है उस पर्सन की ओवरी उसके cyst बन जाएंगी और पर्सन जो है वो पिकोस का शिकार हो जाएगी। पिल्स लेने से, बर्थ कंट्रोल पिल लेने से सेकंड मोस्ट टाइप है ये। अगर हम इर्द गिर्द नजर डालें, हम रिसर्च पे नजर डालें तो ऑलमोस्ट 40% वुमेन जो कि पिकोस का शिकार हैं वो बर्थ इंड्यूस्ड पिल्स की वजह से होती हैं। पहले तो वो शौक शौक में ले लेती हैं कि वो माँ नहीं बनना चाहती, और जब वो माँ बनना चाहती हैं तब वो बन नहीं पाती, पिल्स लेने की वजह से, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से। थर्ड वन टाइप आ जाती है इन्फ्लामेटरी पिकोस। अगर हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे इन्फ्लामेशन है ना, चाहे वो हिडन हो, चाहे वो ज़ाहरी हो, चाहे बातनी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो हमारी बॉडी में, तो उससे भी ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। ओवुलेशन, इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट असर हमारी ओवरीज पे होता है। इन्फ्लेमेशन पिकोज में ये जरूरी नहीं है कि हमारी ओवरीज के इर्द गिर्द सिस्ट बनेगी, लेकिन हमारी ओवरी जो है ना वो एग नहीं बना पाएगी। हमारी ओवरी में एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो कंसीव नहीं कर पाएगी वुमन। हमारी बॉडी में कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो इन रिजल्ट हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल ज्यादा हो जाता है। तो ये थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप है इन्फ्लेमेटरी पिकोज की। किसी भी वजह से, किसी भी जगह पे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से डायरेक्ट उसका असर एंड्रोजन हार्मोन पे जाता है, एंड्रोजन ज्यादा हो जाता है। इसमें कॉमनली ये देखने में आता है कि ओवरी के इर्द गिर्द सिस्ट नहीं बन रही होती, लेकिन फिर भी ओवरी जो है वो एग बनाने की सलाहियत से महरूम हो जाती है, और पर्सन जो है ना वो कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद आ जाती है हिडन। ये सबसे सिंपल फॉर्म है और बड़ी इजीली ना ये रिवर्स हो जाती है। बाकी के ऊपर की तीन पिकोज को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। बेटा अपना माइक बंद करें, जिसका भी माइक मैम ओपन है। जी। मैम ये इन्फ्लेमेटरी को रिवाइज कर दें। इन्फ्लेमेटरी को, ओके बेटा, बॉडी में किसी भी जगह अगर इन्फ्लेमेशन है, मतलब सोजिश है या स्वेलिंग है, उसका डायरेक्ट असर होता है वो एंड्रोजन हार्मोन पे होता है। बॉडी में किसी भी जगह एक लंबे अरसे तक अगर आपकी स्वेलिंग है, आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, क्योंकि स्वेलिंग एक तो जाहिर होती है किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से। कुछ इन्फ्लेमेशन ऐसी भी होती हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं, हिडन होती हैं, और पर्सन को पता नहीं होता कि इसकी इन्फ्लेमेशन है। इस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, अगर तो ये एक लंबे अरसे तक 3 से 4 माह तक वो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में रहे और आप उसको अनट्रीटेड छोड़े रखें, तो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो ज्यादा हो जाता है। एंड्रोजन हार्मोन के अब नॉर्मली सिक्रेट होने की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होने की वजह से डायरेक्ट जो है वो हमारी ओवरीज जो है वो एग रिलीज करना बंद कर देती हैं। इसमें देखा ये गया है कि बेशक एंड्रोजन लेवल जो है वो ज्यादा तो हो जाता है, लेकिन बाकी टाइप्स की तरह पिकोस में हमारी ओवरीज के इर्द गिर्द सिस्ट नहीं बनती, लेकिन फिर भी हमारी ओवरी एग नहीं बना पाती, और एग नहीं बनता तो पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। इसके पीछे रीजन जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है। ये होता है किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, लेकिन इसमें सिस्ट नहीं बनती बनती लेकिन पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती इसमें। उसके बाद आ जाती है हिडन पिकोस। ये मोस्ट सिंपल फॉर्म है हिडन पिकोस जो है, और इजीली रिवर्सिबल है। इसमें क्या होता है कि किसी भी किस्म की कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे होते, ना हर्टिज्म हो रहा होता है शो, ना चेहरे पे एक्ने हो रही होती है, ना गैर जरूरी बाल होते हैं। इवन के कभी कभी ये भी होता है कि ओबेसिटी नहीं होती, जो कि पिकोस में नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पर्सन कंसीव नहीं कर पा रहा होता। क्यों नहीं पता इसकी। आप ये कह लें कि कॉज अभी तक हिडन पिकोस की कॉज अभी तक हिडन ही है, हमें नहीं पता हिडन पिकोस क्यों होता है, लेकिन ये हो जाता है। इसमें भी ये होता है कि हमारी ओवरी के इर्द सिस्ट नहीं बन रही होती है, लेकिन हमारी ओवरी में एग भी नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से हमारी पर्सन पिकोस की विक्टिम जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती, इसलिए इसको हिडन पिकोस का नाम दिया होता है। इसमें किसी किस्म की साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रही होती, इवन के ना डायबिटीज होती है, ना ओबेसिटी होती है। सिर्फ क्या होता है कि पर्सन कंसीव नहीं कर पा रही होती, हमारी ओवरीज जो है वो एग नहीं बना पा रही होती। ठीक है, ये 3-4 टाइप्स हैं पिकोस की, जिनमें से एक आजकल की दौर के तकरीबन हर 5 में से 7 में औरत को या लड़की को है। और आज से 10 साल पहले अगर हम चले जाए ना पीछे, तो पिकोस का जो ज्यादातर प्रेवलेंस थी वो 25 से लेके 40 तक थी। 25 एज की वुमेन से लेके 40 एज की वुमेन तक थी। अब 10 साल के बाद आज के दौर में 10 साल की लड़कियों से लेके 40 साल की खातून तक है। देखिए कितना फर्क आया है, कितना पीछे आ रहा है पिकोस, कितना ज्यादा, कितनी तेजी से ये पंजे गाड़ रहा है, कितनी तेजी से छोटी छोटी बच्चियों को मेरे पास, इवन मेरे क्लिनिक पे छोटी छोटी बच्चियों मैं लेके आती हैं, उनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए होते हैं बिल्कुल ही, और वो उनको कह रही होती हैं कि इनको चेक करिए, और जब मैं उनको चेक करूँ तो उनको पिकोस निकल रहा होता है। यकीन करके काफी दुख हो रहा होता है कि इस बच्ची की भी उम्र ही क्या है और इसको कैसी बीमारी ने पकड़ लिया है, लेकिन ये हो रहा है। 10 साल से लेके 40 साल की वुमेन को पिकोस जो है आजकल अफेक्ट कर रहा है। तो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती हैं पिकोस में?
वही है इसके साइंस एंड सिम्टम जो हमने इसकी etiology में पढ़े हैं। इसकी etiology में हमने सबसे पहले पढ़ा था irregular menstrual periods। साइंस भी इसके यही है, मतलब पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से भी पिकोस हो सकता है और पिकोस की वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। क्या होता है इसमें, या तो पीरियड बिल्कुल एब्सेंट एब्सेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ही 6-6 माह 7 साल ये पूरा गायब रहते हैं, और या तो इनफ्रिक्वेंटली होते हैं, मतलब आते तो हैं लेकिन 2-2 3 3 माह बाद, या अगर डेट पे भी आ जाएं तो फिर फ्लो ठीक नहीं होता, या तो बहुत ज्यादा फ्लो होता है, या फिर एक ही मंथ में 2-2 3-3 दफा आ जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, पर्सन को पता नहीं चलता। ये होते क्यों है? ये एंड्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से होते हैं। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल होगा उतना ज्यादा हमारे पीरियड्स जो है ना वो रेगुलर होते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इनफर्टिलिटी, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि पिकोस में हमारी ओवरी या तो एग बनाती ही नहीं है, या अगर एग बना दे तो उसके सिस्ट होती हैं, जो कि जिन्होंने उनका मुंह बंद किया होता है, और वो एग जो है वो रिलीज नहीं हो पाता, ना वो रप्चर हो पाता है, और पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद आ जाती है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो मेन साइन एंड सिम्टम है पिकोस का, और मेन एटियोलॉजी भी इसको कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि पहले ओबेसिटी हो बाद में पिकोस आए, और ये भी हो सकता है कि पहले पिकोस हो उसकी वजह से जो है वो वजन ज्यादा हो जाए, ओबेसिटी आ जाए या ओवरवेट आ जाए। एक्सेस हेयर आ जाता है फेस पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, अपर थाइस पे, जिससे हर्टिज्म कहा जाता है, और ये एंड्रोजन के लेवल ज्यादा होने की वजह से होता है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल बढ़ता जाएगा, हमारी जो लुक है वो मर्दों की तरह की होती जाएगी, हमारे चेहरे पे बाल आते जाएंगे, इवन कि हमारी चाल ढाल, अगर ये एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आवाज भी चेंज होके मर्दों वाली हो जाती है, मर्दों की तरह की हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है जब पिकोस हद से ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन चाल ढाल मोस्टली जो है वो अक्सर लड़कों की तरह की होने लग जाती है, चेहरे पे बाल आते हैं। इसके अलावा हमारे जो हाथ हाथ लड़कियों का आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात लड़कियों के हाथ जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। जितनी मर्जी कोई हेल्दी हो या ओवरवेट हो, हाथ मर्दों के मुकाबले में नाजुक ही होते हैं, लेकिन बिकॉज में एंड्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से हमारे हाथ स्पेशली जो होते हैं ना वो मर्दों की तरह के हो जाते हैं, हथेलियां सख्त हो जाती हैं, और हाथ के पीछे भी अक्सर बाल आने लग जाते हैं जैसे कि मर्दों के आते हैं। इसके इसके अलावा क्या होता है, सिवियर एक्ने होती है हमारे फेस पे, हमारे नहीं, मतलब विक्टिम के फेस पे सिवियर एक्ने हो जाती है, छोटे छोटे बड़े बड़े पिंपल्स निकल आते हैं, फिंसियां निकलती हैं, निकलती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। कभी आ जाती हैं, कभी एकदम फेस साफ हो जाता है, कभी फिर पिंपल्स निकलते रहते हैं, लेकिन ये रुकता नहीं है सिलसिला, उसके चेहरे पे पिंपल्स आते जाते रहते हैं, और उसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बिकॉज विक्टिम की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, हाथ लगाने से चेहरे पे ऑयल फील हो रहा होता है, बहुत ऑयली स्किन होती है। इसके अलावा स्किन पे ना पैचेस पड़ जाते हैं, डार्क थिक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी येलो कलर के तो कभी ब्लैक कलर के पैचेस स्किन पे पड़ जाते हैं। इसके अलावा बाल जो होते हैं ना, सर के बाल वो ब्रिटल हो जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, बेरंगे हो जाते हैं, चेहरे पे जिस्म पे बालों की मिकदार बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, और सर से बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो पीसीओएस के पेशेंट्स में देखने में मिलती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सारी ही एक पर्सन में प्रेजेंट होती हैं इसमें, लेकिन ये कभी कभी ऐसे भी होता है इनमें से सिर्फ एक जो सिम्टम है जो कि पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन है, जिस पर्सन में एक ये सिम्टम मौजूद है और कोई भी मौजूद नहीं है ना, हम उसको कह सकते हैं कि उसको पिकोज है। जिस पर्सन में पॉलिसिस्ट मौजूद नहीं है, अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्ट नहीं आ रही, बाकी सारे सिम्टम मौजूद हैं, हम उसको नहीं कह सकते कि उसको पिकोज है। उसको ओबेसिटी भी किसी और वजह से हो सकती है, उसको इरेगुलर पीरियड्स भी किसी और वजह से हो सकते हैं, हो सकता है हेयर एक्सेस हेयर भी उसको किसी और वजह से हो, लेकिन अगर उसमें पिकोस नहीं है, उसको पॉलिसिस्टिक ओवरीज उसकी थैली उसकी ओवरी गेट शो नहीं हो रही, तब कहा जा सकता है कि वो पिकोस की तरफ अभी नहीं गया, या हो सकता है जा रहा है, अभी कंप्लीट पिकोस ने उसको जो है वो अपने काबू में नहीं किया। लेकिन अगर एक पर्सन में सिर्फ पॉलिसिस्टिक जो है अल्ट्रासाउंड में शो हो जाए, देन कहा जा सकता है कि वो पर्सन जो है वो पॉलिसिस्टिक का शिकार हो गया है, पिकोस का शिकार हो चुका है वो पर्सन। हेल्थ रिस्क कौन से हैं जो कि पिकोस में एक पर्सन को शो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पिकोस जो है वो सिर्फ एक ओवरी, अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ते आए थे कि हमारी ओवरी डिस्टर्ब हो रही है, अब हम ये देख रहे हैं कि और से कौन से हेल्थ रिस्क हैं जो कि पिकोस में एक पर्सन को जिनका सामना करना पड़ता है, और अगर तो अनट्रीटेड छोड़ दें, हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की तरफ भी पिकोस जो है ना पर्सन को लेके जा सकता है। सबसे पहले तो डायबिटीज, डायबिटीज और पिकोस साथ साथ चलते हैं, और डायबिटीज होती क्यों है, क्योंकि बिकॉज का सेकंड हार्मोन जो है जिसके कम होने की वजह से, जो कि इंसुलिन है, जो कि होती तो है हमारी बॉडी में सीक्रेट, लेकिन हमारी सेल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। तो पिकोस में डायबिटीज जो है वो मस्ट है, 80% केसेस में डायबिटीज हो जाती है पिकोस होने के बाद लाजमी। हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है क्योंकि बिकॉज जो है वो ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा होता है। डेफिनेटली डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी भी होनी है, ओवरवेट भी पर्सन ने होना है। जिस पर्सन को डायबिटीज और
ओबेसिटी दोनों चीजें हैं। हाई ब्लड प्रेशर उसके साथ ही चलना है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसको स्ट्रोक का खतरा भी होता है, उसको ये कह लें कि हार्ट अटैक का खतरा भी होता है, उसको अनजाना का खतरा भी हर टाइम उसके सर पे सवार रहता है। उसके बाद अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल। एक पीकोस का पेशेंट जो कि डायबिटिक भी है, ओवरवेट भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल तो उसकी बॉडी में फिर होना ही होना है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है बॉडी में, चाहे वो डाइट भी अनहेल्दी ले रहा नहीं ले रहा, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है, तब भी उसकी बॉडी में अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टोर हो जाता है। स्लीप ओपिनियन। स्लीप एपनिया क्या होता है? ये ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन रात के वक्त जो है वो ठीक से पुरसकून नींद नहीं ले पाता, वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाता, जितना मर्जी उसके इर्द गिर्द सुकून वाला माहौल हो, जितना मर्जी उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा सुकून से और रेगुलर स्लीप नहीं ले पाता। बिकॉज में ये चीज मस्ट है। एक तो ये होता है कि ओबेसिटी ज्यादा होती है, वेट ज्यादा होता है, और जिस पर्सन का वेट ज्यादा हो वो सीधा लेट के ना सही तरह से सो नहीं सकता, क्योंकि ब्रीथ डिफिकल्टी उसको आ जाती है, सांस लेने में मुश्किल आ जाती है। सीधा लेट के या करवट लेके एक ओबेसिटी वाला पर्सन सोता है ना, तो ज्यादा देर तक नहीं सो सकता, उसको सांस लेने में मुश्किल होती है और उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद डिप्रेशन। डिप्रेशन तो हर बीमारी का जो है वो हेल्थ रिस्क भी है, इसकी साइलेंट सिम्टम भी है, इसकी टियोलॉजी भी है। डिप्रेशन तो हर बीमारी में होता है, पिकॉस में ज्यादा होता है। आप अपने नजर दौड़ाएं, अगर देखिए आपकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी है जो कि अभी तक शादी के 3-4 साल बाद माँ नहीं बन पा रही, तो आप कभी उनके मिजाज का मुताला करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ी होती हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, वो महफिलों में नहीं जाती हैं, वो शादियों में नहीं जाती हैं, वो ज्यादा मेल जोल नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों ने उनसे एक ही क्वेश्चन करना है और उसके पास इसका जवाब कोई नहीं होता। उनको डिप्रेशन हुआ होता है, उनको एंजाइटी हुई होती है, क्योंकि उनके पास उनके मसले का हल नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनको मसला क्या है। तो अक्सर जो अनफर्टाइल वुमेन होती हैं या ऐसी वुमेन जो होती हैं जो चाहने के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रही होती, काफी ज्यादा डिप्रेस रहती हैं, हर टाइम रोती रहेंगी, हर टाइम शिकवे करती रहेंगी। जो पास नेमतें हैं उनको नहीं देखना, जो एक नहीं अल्लाह ने दी उसके पीछे पड़ी रहती हैं। मोस्टली 80-90% वुमेन जो है ना, अच्छी खासी चिड़चिड़ी होती हैं अगर वो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाती हो। एक बहुत कॉमन हेल्थ रिस्क जो है वो हमारे पिकोस में होता है, जिसको कहते हैं एंड्रोमेट्रियल कैंसर, जिसे कहा जाता है बच्चेदानी का कैंसर। ये क्यों होता है? जब हमारी ओवरी के इर्द गिर्द पॉलिसिस्ट ज्यादा हो जाती है ना, तो अगर तो ये अनट्रीटेड छोड़ दें तो हमारी ओवरी के इर्द गिर्द एक झिल्ली बंधी रहती है, एक बार एक झिल्ली बंधी रहती है, बनती रहेगी, टाइम के साथ साथ ज्यादा होती रहती है, इस पे चर्बी चढ़ती रहती है हमारी ओवरीज पे। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी ओवरी जो है वो कैंसर में चेंज हो जाती है। एक पिकोस के पर्सन को ओवरी का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, अगर उसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। ये मतलब फौरन नहीं होता। ऐसे नहीं हुआ कि अगर आज आपको पिकोज डायग्नोज हुआ है तो कल परसों आपको खुदा न खास्ता कैंसर डायग्नोज हो जाएगा। ये ग्रेजुअली प्रिवेल करने वाली बीमारी है। ये पिकोस को अगर 10-15-20 साल के लिए अनट्रीटेड छोड़ा जाए, छेड़ा ही ना जाए, इसकी परवाह ही ना की जाए, तो फिर चांसेस होते हैं कि उस, क्योंकि उस अरसे में थोड़ा 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 करके ना हमारे ओवरी के इर्द गिर्द कुछ झिल्ली बन रही है, इर्द गिर्द चर्बी चढ़ती जा रही है ओवरी के इर्द गिर्द, और ये चर्बी जो है वो 10-15 साल बाद कैंसर में चेंज हो जाती है, बच्चेदानी के कैंसर में चेंज हो जाती है, और जिसका कोई इलाज नहीं है। पीसीओ को तो हम कह सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक दफा पीसीओस जो है वो बढ़कर बच्चेदानी के कैंसर में तब्दील हो गया है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। पिकोस को डायग्नोज कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा कि पिकोस एक पर्सन को है? सबसे पहले तो फिजिकल एग्जाम होगा। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले तो आपका वेट करेगा, आपका वेट बताएगा, आपकी हाइट, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर बताएगा, आपकी डायबिट बताएगी कि आपकी बॉडी में इस टाइम क्या कंडीशन चल रही है। उसके अलावा वो आपके हेयर, जो आपका फेस है उसको, उसकी लुक देखेगा, आपके फेस पे देखेगा गैर जरूरी बाल तो नहीं है, चेस्ट पे, बैक पे, बुटोक्स पे। इसके अलावा आपके चेहरे पे एक्नी तो नहीं है, डार्क सर्कल्स तो नहीं है, स्किन जो है वो डार्क तो नहीं होगी, पेल तो नहीं होगी। इसके अलावा वो आपकी पूरी बॉडी को चेक करेगा कि आपकी बॉडी में जो है वो गैर जरूरी बाल तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर ये एक साइन है कि आप पिकोस से बच सकते हैं। पहला फिजिकल एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है, इनमें से कोई साइन एंड सिम्टम आपको नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आप अभी पिकोस की तरफ नहीं गए। लेकिन अगर फिजिकल एग्जाम ही आप क्लियर नहीं कर पाए और आपके चेहरे पे गैर जरूरी बाल हैं, आपके फेस पे एक्नी है, तो फिर वो पर्सन जो है ना, डॉक्टर जो है वो पर्सन को पेल्विक एग्जाम की तरफ भेजता है। पेल्विक एग्जाम क्या होता है? ये हमारे हार्मोन को, स्पेशली हमारा जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है ना, उसको ये टेस्ट कर रहा होता है। पेल्विक एग्जाम में एंड्रोजन को टेस्ट किया जाता है, एंड्रोजन की क्वांटिटी देखी जाती है कि हमारी बॉडी में जितनी इसकी नीड है ये उतना ही सिक्रीट हो रहा है या उससे ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। अगर तो ये जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा होता है, चाहे अभी उसकी साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हुए बॉडी में, चाहे अभी बॉडी जो है वो उस पर बाल नहीं है,
ऐसी नहीं आई, लेकिन अगर तो हमारी बॉडी में एंड्रोजन अपनी मिकदार से ज्यादा सिक्रेट होना शुरू हो गया है, तो मतलब कि हमारी बॉडी पीकोस की तरफ जाने के लिए रेडी है, पीकोस की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। पेल्विक एग्जाम के बाद आता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है, हमारी जो ओवरीज हैं उसके इर्द गिर्द सिस्ट देखी जाती हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में हमारी ओवरी को अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हमारी ओवरी का बकायदा पूरा अच्छी तरह एग्जाम किया जाता है और देखा जाता है कि ओवरी के इर्द गिर्द पॉलीसिस्ट हैं या नहीं, पानी की छोटी छोटी थैलियां हैं या नहीं, जो कि पिकोस का मेन साइन एंड सिम्टम है। तो अगर तो नहीं है तो फिर एक चांस है कि आप बच सकते हैं, और अगर हैं आपके ओवरी के इर्द गिर्द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है वो शो हो गई अल्ट्रासाउंड में, तो चाहे ऊपर वाले आपको आपने एग्जाम क्लियर कर भी लिए हैं, लेकिन अगर ये शो हो गई हैं आपके अल्ट्रासाउंड में, तो मतलब आप ही को उसकी तरफ जाने के लिए रेडी हैं या चले गए हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट आ जाते हैं, जो कि एंड्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन है, इंसुलिन है, उनको टेस्ट किया जाता है। तो 3-4 किस्म के टेस्ट होते हैं हर पर्सन सबसे पहले पिकोस के पर्सन को एग्जामिनेशन के लिए तब भेजा जाता है जब उसको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। अगर तो आप सिर्फ ओबेसिटी को लेके अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप मेरा पीकोस चेक कर देंगे कि मुझे पीकोस तो नहीं है, वो कभी भी आपको पीकोस वाला ट्रीटमेंट नहीं देगा, वो कभी भी आपकी पीकोस डायग्नोस नहीं करेगा। आपकी पीकोस उसी टाइम डायग्नोस की जाती है अगर तो आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लंबे अरसे से इरेगुलर है, देन आपको पीकोस डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है। तो ये तो अभी तक थी बिकॉज के ये सारा मसला ये क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है, इसकी काजेज क्या है, इसकी टियोलॉजी क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। एक बात तब जहन मैम में बिठा लें कि पिकोस जो है। जी बेटा। मैम इंसुलिन कैसे जो है वो डिटेक्ट होती है ब्लड टेस्ट में, मतलब पीसीओएस से कैसे रिलेटेड है? क्वेश्चन आंसर पे एंड पे करें। ओके मैम, श्योर। ओके, क्वेश्चन आंसर एंड पे करेंगे। सब लोग अपने क्वेश्चन जो है वो या लिख लें या अपने माइंड में बिठा लें। क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे होगा, आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। मैं आपको कह रही थी कि एक बात हमेशा बिठा लें अपने जहन में कि पिकोस जो है वो कभी भी अगर एक पर्सन को हो जाता है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक मिथ है कि पिकोस खत्म हो सकता है। पिकोस अगर एक दफा किसी को हो गया है तो वो खत्म नहीं हो सकता, वो क्योर नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। पिकोस में भी वुमेन को कंसीव करवाया जा सकता है डिफरेंट मेडिसिन देके या उसका वेट लॉस करके, लेकिन पिकोस को खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे बॉडी में अगर एक दफा पिकोस ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं तो उसको जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता। ये डीएक्टिव जरूर हो जाएगा, एंड्रोजन जो है वो अगर बड़ा है तो मेडिसिन से वो दोबारा अपने लेवल पे आ जाएगा, लेकिन जब भी उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जब भी उसको अनहेल्दी डाइट मिलेगी, जब भी उसको ऐसी कॉजेज मिलेंगी ज्यादा होने की, तो उसने दोबारा खुद ब खुद ज्यादा हो जाना है। बिकॉज कम ज्यादा होता रहता है, बिल्कुल भी एंड नहीं होता अगर एक दफा किसी में आ जाए तो। बिकॉज में डाइट कौन सी ऐसी हम ले सकते हैं जिसके लिए हम बिकॉज को कंट्रोल कर सके। क्योर नहीं करना, कंट्रोल करना है, बिकॉज को कंट्रोल ही हो जाए बड़ी बात है। सबसे पहली डाइट जो होती है वो ग्रीन टी होती है। कंजप्शन ऑफ ग्रीन टी बाय ओवरवेट एंड ओबीस वुमेन सफरिंग फ्रॉम पिकोस लीड्स इंक्रीज इन फास्टिंग इंसुलिन। ग्रीन टी क्या करती है, सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है। आपका मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा आपका वेट जो है वो उतनी तेजी से कम होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि पिकोस का ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है सिर्फ वेट लॉस करना। अगर आपका बीएमआई जो है वो ओवरवेट से होता हुआ ओबेसिटी ग्रेड 1 की तरफ आ रहा है, तो सिर्फ आप अपना वेट इतना सा लॉस कर लें कि आपका बीएमआई वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। 25 या 25 से नीचे आ जाए तो उसके बाद आपको पिकोस के लिए कुछ भी करने की नहीं होती। अब ये नहीं कहती मैं कि पिकोस उसके बाद खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो कंसीव करने के लिए भी रेडी हो जाती है। आपके चेहरे से एक्नी और बाल वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। मतलब एंड्रोजन लेवल जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल पे आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एंड्रोजन अपने लेवल पे वापस आता जाएगा, आपके बॉडी से साइंस एंड सिम्टम्स खत्म होते जाएंगे। आपकी ओवरी जो है उसके इर्द गिर्द जो सिस्ट है वो रिमूव होती जाएंगी, ओवरी का मुंह खुलेगा और जो एग बना हुआ है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। पिकोस के अंदर रहते हुए भी एक पेशेंट जो है, एक वुमेन जो है वो कंसीव कर सकती है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पिकोस की पेशेंट बांझ होती है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता। कंसीव करवाया जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी पे अमल करके, एक तरीके से चल के, अच्छे से उसको ट्रीट करवा के उसको एक अच्छी हेल्दी डाइट देके। ये नहीं करना कि सिर्फ नाश्ते में ही आपने 1500 कैलोरीज लिए बाकी सारा दिन भूखे बैठे रहे। ऐसे नहीं करना। अपनी कैलोरीज को पूरे डे में डिवाइड करना है। 4 से 5 दफा आपने खाना खाना है। आपने एक पिकोस के पेशेंट को थोड़ा थोड़ा रिकमेंड करना है कि वो 4 से 5 दफा खा ले, थोड़ा थोड़ा खा लें। बेशक उतनी
कैलोरीज ले लें जितनी वो पहले लेता था। वो पहले क्या करता था, वो 1000 कैलोरीज नाश्ते के टाइम लेके, 1000 लंच के टाइम लेके, फिर डिनर तक वो बेचारा भूखा बैठा रहता था। 2000 कैलोरीज लें बेशक, लेकिन उसको सारे डे में डिवाइड कर लें। थोड़ा सा सुबह के टाइम खाएं, फिर वो स्नैक वन लें, मिड मॉर्निंग स्नैक, फिर वो लंच लें, उसके बाद वो मिड इवनिंग स्नैक लें, फिर डिनर लें, फिर रात जो लास्ट स्नैक होता है, सिक्स स्नैक होता है, वो लें। जा रही थोड़ा हूँ थोड़ा करके खा लें, बेशक उतना ही खा लें, ठीक है। जो मेन जी। इसे तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि थोड़ा थोड़ा खाने से हमेशा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। मेटाबॉलिज्म कभी भी स्लो नहीं होता। जैसे देखिए, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगा, आपके अगले खाने का टाइम हो गया, आप जैसे ही खाना खाएंगे आपके मेटाबॉलिज्म में फिर फास्टली वर्क करना शुरू कर देना है। तो क्या होता है कि हमारा वेट भी ज्यादा नहीं होता, दूसरा हमारा इंसुलिन जो लेवल है वो भी बेटर रहता है थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से। जितना कम कम हम खाएंगे और जितना ज्यादा दफा हम लोग खाएंगे, हमारा इंसुलिन लेवल बेटर रहेगा। एक ही दफा ढेर सारा मैदे में उतार लेने के बाद बाकी सारा दिन भूखा रहने की वजह से हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से बॉडी में कभी भी शुगर लेवल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा अगर हम 4 से 5 दफा खा लेते हैं एक दिन में, तो एक्स्ट्रा चीजों की क्रेविंग नहीं होती। बिला वजह कुछ जंक खाने को दिल नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल नहीं करता, क्योंकि हमारा स्टमक हर टाइम तो फुल रहता है। अभी 2 घंटे हुए नहीं खाए, फिर अगले खाने का टाइम हो गया, अपना कुछ ना कुछ खा लिया। तो जैसे क्रेविंग हो रही होती है अक्सर भूखे लोगों को कि कुछ मीठा खा लें, फ्राइज बना के खा लें, या कुछ जंक ऑर्डर कर लें। ये चीज जो है ये 4 से 5 दफा खाना खाने में नहीं होती। पर्सन जो है वो एक तो अनहेल्दी डाइट से बचा रहता है, दूसरा उसका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है, वो बिला वजह कोई फालतू चीज कंज्यूम नहीं कर रहा होता। ठीक है। मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि ज्यादातर नट्स में पाए जाते हैं। नट्स ब्राजील नट्स होते हैं, हेजल नट्स होते हैं, पिस्ताचू है, काजू है, वॉलनट्स हैं, बादाम है, ये सारे नट्स, ड्राई फ्रूट्स भी जिनको कहा जाता है, बिकॉज में सबसे बेस्ट ये रोल प्ले कर रहे होते हैं नट्स। क्योंकि क्या होता है कि नट्स जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस फाइट करने में हेल्प देती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि नट्स में मौजूद होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। जितना ज्यादा आप नट्स यूज करेंगे पिकोज में, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल एक तो बेटर रहेगा। सेकंड, आप वो नट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को ट्रिगर करते रहेंगे, सेल्स को ट्रिगर करते रहेंगे कि वो जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रही है उसको एक्सेप्ट करे और हमारी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल रखे। डायबिटीज में को शुगर लेवल बिकॉज में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप डायबिटीज और ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेंगे, जितना इसको कंट्रोल में रखेंगे आपके लिए कंसीव करना उतना ज्यादा आसान होगा। हमेशा पिकोस के ट्रीटमेंट में आपने अपना ध्यान दो चीजों की तरफ रखना है। एक तो ये कि आप अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करें, सेकंड वन, दूसरे नंबर पे आपने अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी है। हमेशा पहले नंबर पे ओवरवेट को रखना है, अपने नॉर्मल वेट की तरफ आने की कोशिश करनी है, नॉर्मल बीएमआई में फॉल करने की कोशिश करनी है। और फिर दूसरा आपके जहन में हो कि आपने अपनी डायबिटीज को कभी भी एक हद से नहीं बढ़ने देना। आपने ऐसी फूड्स लेनी है जो कि आपके इंसुलिन लेवल को बेटर करें, ऐसी फूड्स लेनी है जो कि आपके सेल्स को ट्रिगर करें कि वो बनने वाले इंसुलिन को एक्सेप्ट करें। तो नट्स में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो इस काम में बेटर होते हैं, वो अच्छे से ये वर्क कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को वो ट्रिगर कर रहे होते हैं, वो जबरदस्त उनको धक्का दे रहे होते हैं कि कहानी जो बुढ़ा बैठ चली जाती है अभी। इंसुलिन बन रही है बॉडी में उसको एक्सेप्ट कर लें। तो एक जो पेशेंट है पिकोस का, उसको एक अच्छी मिकदार में, अच्छी मिकदार क्या है, नट्स की 1 मुट्ठी बादाम दे दिए डेली। और ये भी ध्यान रखना है कि चेंज कर करके देने हैं। लाइक अगर आप एक दिन में उसको 1 मुट्ठी बादाम दे रहे हैं, तो अगले दिन आप उसको 1 मुट्ठी पिस्ता लेने के लिए कह दें। उससे एक दिन उससे अगले दिन आप उसको थोड़े से वॉलनट्स लेने के लिए कह दें, आप उसको ब्राजील नट्स दें, हेजल नट्स दें। रिपीट नहीं करने नट्स, आपने डेली चेंज करते रहने हैं, लेकिन कम से कम 1 मुट्ठी डेली नट्स की, ड्राई फ्रूट्स की उसकी डाइट में आपने शामिल रखनी है। उसके बाद आ जाता है थर्ड रूल, क्या है, आपने चूज लो जीआई कार्ब्स करने हैं। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, आपने वैसे फूड जो है वो चूज करनी है। नॉर्मली भी ऐसी फूड्स हमें लेनी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, लेकिन पिकोस में स्पेशली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम क्यों हमने लेना है, क्योंकि इसका एक ये रीजन होता है कि ये डाइजेस्ट होने में हेल्प ज्यादा टाइम ले रही होती हैं। जो लो ग्लाइसेमिक फूड जो हैं वो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ले रही होती हैं, हमारे मैदे में ज्यादा देर तक पड़ी रहती हैं। उससे क्या होता है कि एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहता है, सेकंड हमें क्रेविंग नहीं होती, हमें बिला वजह भूख नहीं लगती, हमें गैर जरूरी बेवक्त भूख नहीं लगती लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेने से। हमेशा पिकोस के पेशेंट्स को आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स देनी है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, जो कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं। एक बात याद रखिए कि वेजिटेबल्स भी 2 तरह की होती हैं, एक स्टार्ची और एक नॉन स्टार्ची। स्टार्ची वो होती है जो कि पीली वेजिटेबल्स होती हैं, जिनमें आलू आ जाता है, शलजम आ जाता है, शकरकंदी आ जाती है। इसके अलावा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स वो होती हैं जो कि हरी वेजिटेबल्स होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
ऑलमोस्ट सारी जो होती हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल्स होती हैं। तो आपने नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज करनी है, मैम लेग्यूम्स यूज करने हैं, दालें लेंटिल्स होते हैं, बीन्स होती हैं वो यूज करनी है। जी बेटा, क्वेश्चन है किसी का? मैम कुछ ऐसे ओके फूड्स होते जी, हैं जिनसे उसकी cysts बन सकते हैं। हाँ जी, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी डेफिनेटली। ये बेटा लाइफस्टाइल तो ओके है मैम। जो पिकोस की तरफ लेके जा रहा है, अनहेल्दी डाइट ही है जो पिकोस की तरफ लेके जा रही है। तो कौन सी ऐसी डाइट है मैं आपको एंड पे बताऊंगी, ठीक है? इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं वो लो जीआई होते हैं, ऑलमोस्ट सभी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल जो होता है वो कम ही होता है। तो फ्रूट्स हर तरह के जो है, अगर तो पर्सन बहुत ज्यादा डायबिटिक नहीं है तो फिर आप उसको हर तरह के फ्रूट्स दे सकते हैं। अगर तो पिकोस का पेशेंट जो है वो हाईली डायबिटिक भी है साथ, तो बनाना, डेट, मैंगो एंड अंगूर, ग्रेप्स, बनाना, डेट, ग्रेप्स एंड मैंगो, इन 4 फ्रूट्स के अलावा आप उसको दुनिया का हर फ्रूट जो है वो दे सकते हैं। होते ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन ये थोड़े से हाई इन शुगर होते हैं, हाई इन कैलोरीज होते हैं। डेट्स वाई हम इनको ना फिर थोड़ा पीछे कर देते हैं। अगर वो पर्सन, अगर एक बिकॉज के पेशेंट का वेट भी नॉर्मल है और अभी उसको डायबिटीज भी नहीं है, तब आप उसको फ्रूट्स दे सकते हैं। जितने ज्यादा फ्रूट्स और जितने ज्यादा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जो है वो एक पिकोस का पेशेंट लेगा, एक उसका ये फायदा होगा कि एक तो उसका वेट ज्यादा नहीं होगा, सेकंड वन उसकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बेटर रहेगा, उसकी सेल जो है वो इंसुलिन को अच्छे से एक्सेप्ट करते रहेंगे, वो डायबिटीज की तरफ नहीं जाएगा। थर्ड वन क्या होगा, उसकी बॉडी में अगर तो एंड्रोजन लेवल ज्यादा हो गया है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड स्पेशली आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल की तरफ ले आती हैं, और पॉलीसिस्टिक जो है हमारी ओवरी के इर्द गिर्द बनी हुई हैं उनको ये कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है? आपके अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से होते हैं। फर्स्ट वन ग्रेन्स हैं, जो 55 से नीचे होते हैं ना, मोस्टली वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, वो फूड बेस्ट होते हैं। मीडियम जो होता है वो 56 से 69 होता है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो मोर देन 70 होता है। तो आपने ऐसे फूड्स जो है वो हमेशा चूज करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 55 से हमेशा कम रहे। ये सारी लिस्ट देखें, इनमें कोई भी जो है वो बहुत कम है जो कि 70 से या 100 से ऊपर जा रहे हैं। मोस्टली जो है वो 50 से 55 से या 60 से नीचे ही है। आपने हमेशा वो वाली वेजिटेबल, वो वाली फ्रूट्स, वो वाले ग्रेन्स चूज करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 55 से नीचे रहे। 60 से ऊपर तो कभी भी नहीं जाना, 55 से 60 तक के दरमियान में आपने रहना है। नॉर्मली भी आपने जब भी किसी को डाइट रिकमेंड करनी है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा कम ही रखना है, लेकिन पिकोज वाले पेशेंट्स को और डायबिटीज वाले पेशेंट्स को तो ये मस्ट होना चाहिए कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ही लें, ठीक है? उसके बाद आ जाता है लोड ऑन विटामिन बी। बी फैमिली जो है ना, विटामिन बी फैमिली 1 2 3 एंड विटामिन B12, ये सारी जो है आपने इस पे अपना फोकस रखना है। ऐसी आपने फूड देनी है जिनमें बी विटामिन ज्यादा हो। स्पेशली बी विटामिन एक एक ऐसी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मौजूद है जिस एट अ टाइम ऑलमोस्ट सारी बी विटामिन फैमिली पाई जाती है, और वो है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स आपने पिकोस के पेशेंट की डाइट में लास्ट में शामिल करने हैं। ये सीड साइकिलिंग में भी शामिल होते हैं, अभी मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि कैसे ये पिकोस के पेशेंट को दिया जा सकता है। तो सिर्फ एक सनफ्लावर सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करके पर्सन जो है ना वो एक टाइम पे ऑल बी विटामिन ले सकता है, क्योंकि कुछ अब एक डाइट ऐसी होगी जिसमें B1 तो होगा लेकिन B2 नहीं होगा, B3 नहीं होगा, B12 नहीं होगा। कुछ डाइट ऐसी होगी जिसमें एक विटामिन बी होगा लेकिन बाकी के नहीं होंगे। लेकिन सनफ्लावर सीड्स एक ऐसी डाइट है जिसमें ऑलमोस्ट एक टाइम पे सारे बी विटामिन पाए जा रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, बी विटामिन B2 जो है वो डाइटरी फैट जो है उसको कंट्रोल करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में अच्छे से चेंज करता है, मेटाबॉलिज्म को कभी भी कम नहीं होने देता, पर्सन को ओवरवेट कभी नहीं होने देता। B3 क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है, हमारे इंसुलिन के लेवल को नॉर्मल रखता है। अब हमारे सेल्स को ट्रिगर करता रहता है कि वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करते रहे। B5 क्या करता है, एक तो वेट लॉस में हेल्प करता है, और दूसरा हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। B5 अगर हम रेगुलर मिकदार में ले रहे हैं अपनी बॉडी में तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म कभी भी स्लो नहीं होता, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, और उसके नतीजे में वेट लॉस जो है ना वो प्रॉपर होता रहता है, पर्सन जो है वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाता। B6 क्या करता है हमारी वुमेन की बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस करता है और फर्टिलिटी जो है उसको बेटर करता है।
हमारे ओवरी को ट्रिगर करता है कि वो एग रिलीज करे। अगर उसके ओवरी के इर्द गिर्द पॉलीसिस्ट्स हैं तो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, और फर्टिलिटी जो है उसको ट्रिगर कर रहा होता है। एक पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाते और इनफर्टाइल है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको अच्छी मिकदार में विटामिन B6 दें। चाहे तो आप उसको सप्लीमेंट के तौर पे दें, चाहे उसको डाइट ऐसी दें कि उसमें अच्छी मिकदार में विटामिन B6 वो कंज्यूम करे। उससे इनफर्टिलिटी जो है उसको क्योर करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अपनी डाइट में आपने कैल्शियम और विटामिन D लास्ट में शामिल रखना है। क्यों शामिल रखना है? कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग मैच्योरेशन एंड फॉलिकल डेवलपमेंट इन दी ओवरीज। पिकोज का रोना ही यही है कि पिकोज में इनफर्टिलिटी हो जाती है, वुमन कंसीव नहीं कर पाती। तो हमने अपना ध्यान सारा ऐसी ही डाइट्स पे रखना है जो कि एक तो वेट ना ज्यादा होने दे, सेकंड ये कि पर्सन को इनफर्टाइल ना होने दें, और अगर तो इनफर्टाइल वो पर्सन है तो हमने ऐसी डाइट्स देनी है जो कि एग मैच्योरेशन में हेल्प करती है। ये कैल्शियम जो है किसी भी सोर्स से आप ले लें, आप चाहे डाइट से ले लें, आप इसको सप्लीमेंट से ले लें, ये एग बनाने में हेल्प कर रहा होता है और इसको ट्रिगर कर रहा होता है कि वह हेल्दी एग रिलीज करे। इसके अलावा फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा होता है। फॉलिकल्स एक छोटी छोटी सैक्स होती हैं हमारी ओवरी के अंदर, छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसमें एग ने बनना होता है। जब हमारे ओवरीज में थैलियां ही नहीं होंगी, ये फॉलिकल्स नहीं होंगी, तो एग क्या खाक बनेगा? तो सबसे पहले तो कैल्शियम ये करता है कि फॉलिकल डेवलपमेंट करता है ओवरीज के अंदर, उसके बाद एग मैच्योरेशन में हेल्प करता है, एग बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन D क्या करता है? ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन D अगर हमारी बॉडी में अच्छे से मौजूद होगा तो हमारी बॉडी जो है, अगर हम कैल्शियम लेंगे तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। जितना हमारी बॉडी में विटामिन D होगा उतने अच्छे से हमारी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा तो हमारी एग मैच्योरेशन अच्छी होगी, इसके अलावा फॉलिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी। ठीक है, इसके अलावा भी विटामिन D क्या करती है कि आपको पता है विटामिन D जो है वो जॉइंट्स को और बोन्स को हेल्दी कर रही होती है। 40 की एज के बाद एक पिकोस के पेशेंट जो है ना, वो उसकी हड्डियां जो होती हैं वो जोड़ी की तरह नरम होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो पहले ही विटामिन D नहीं ले रहा तब तो और खराब हो जाता है वो पेशेंट जो है ना, वो उठने बैठने से भी जाता है। अपनी डेली की डाइट में विटामिन D लेना वैसे तो हर पर्सन के लिए जरूरी है, लेकिन पिकोस के पेशेंट के लिए डेफिनेटली सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तो वो नॉर्मल विटामिन D और कैल्शियम अपनी नहीं ले रहा डाइट में, तो आफ्टर 40 ना वो बिल्कुल ही जाएगा हड्डियों से, जोड़ों से, उसके बिल्कुल उसके जो जॉइंट्स हैं, उसकी जो बोन्स है ना, वो काम करना छोड़ देती हैं, बिल्कुल नरम हो जाती हैं, जरा सा झटका लगने से टूट जाती हैं, छोटी सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाता है। तो अपने पिकोस के पेशेंट को आपने एक अच्छी मिकदार में कैल्शियम और विटामिन D देना है। आपने उसको लास्ट में रिकमेंड करना है कि वो सुबह के टाइम तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान में आधा घंटा लास्ट में वो सनलाइट में बैठे, वो सन के साथ अपनी स्किन का डायरेक्ट एक्सपोजर करवाए, क्योंकि सनलाइट बेस्ट वे है विटामिन D का, बेस्ट एक सोर्स है जिसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो लाजमी, वैसे तो सबके लिए जरूरी है लेकिन पिकोस के लिए ये लाजिम है, पिकोस के पेशेंट्स के लिए, कि वो सनलाइट के साथ अपनी स्किन का डायरेक्ट एक्सपोजर करवाएं, प्रॉपर विटामिन D की क्वांटिटी वो लें। ठीक है, ये आपके सामने लिस्ट है कि कौन से फूड्स हैं जो कि हाई विटामिन होते हैं, या आप विटामिन D जिनमें होता है, या बाद में देख लीजिएगा। सीरियल है, फिश है, मिल्क है, एग है, ऑलमोस्ट सब डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन D और कैल्शियम की मिकदार अच्छी होती है। इसके अलावा सी फूड्स में विटामिन D की मिकदार जो है वो अच्छी होती है। और सन तो बेस्ट है ना, सन लाइट तो बेस्ट सोर्स है विटामिन D का। तो इन सारे फूड जो है वो आप पिकोस के पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद जिंक आ जाता है। हमने ऐसी फूड्स रिकमेंड करनी है जो कि जिंक रिच इन जिंक होती हैं। जिंक लेने का क्या मकसद होता है? जिंक भी हमारी ओवरीज को ट्रिगर कर रहा होता है कि वो एग को बनाए और हेल्दी एग जो है उसको रप्चर करे, हेल्दी एग को रिलीज करे। जिंक लेने का बेस्ट एक यही सबसे पहले तो ये भी करता है कि एक्ने और ओबेसिटी को ये कंट्रोल करता है, लेकिन एक इसका हिडन फायदा ये होता है कि ये अंदर ही अंदर हमारे ओवरीज को ये ट्रिगर कर रहा होता है, ओवरीज को ये जोर दे रहा होता है कि वो एंड्रोजन लेवल के होते हुए भी जिंक अगर हम एक अच्छी मिकदार में ले रहे हैं तो हम एक पिकोस की पेशेंट को बड़ी इजीली कंसीव करवा सकते हैं, क्योंकि जिंक बड़ी ताकतवर चीज है हमारी ओवरी को ट्रिगर करने के लिए कि वो अच्छे से हेल्दी एग बनाए। जिंक ये आपके सामने फूड्स हैं कौन कौन सी जिनमें जिंक होता है। कीवी एक फ्रूट है, कीवी उसका अपनी डेली की डाइट में पिकोस का पेश कीवी शामिल करें तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वो इनफर्टाइल नहीं होगा। डेली की डाइट में 1 से 2 कीवी खाने वाली एक पिकोस की पेशेंट जो है वो इजीली कंसीव कर सकती है। इसके अलावा रसबेरीज है, बनानाज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, एवोकेडो है, फिग्स होती है।
कीवी के बाद ड्राइड फिग्स जो होती हैं, इंजीर जिसको कहा जाता है, ये बेस्ट होती हैं कंसीव में हेल्प करने के लिए। ये भी पर्सन जो इनफर्टिलिटी जो होती है ना उसको बड़े अच्छे से क्योर कर रही होती है और पर्सन को फर्टाइल बना रही होती हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, डेट्स हैं, ये सारी फ्रूट्स जो है ये रिच इन जिंक होती हैं और इनमें से डेली आप चेंज कर करके एक पिकोस के डाइट प्लान में आप शामिल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपने 3 से 4 दिन एक ही डाइट को रिपीट नहीं करना। आपने पिकोस के पेशेंट को, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पूरा डाइट प्लान ही चेंज करते रहे, लेकिन उसकी कोई ना कोई चीज आपने 3 से 4 दिन में चेंज करते रहने हैं ताकि उस पर्सन की बॉडी को आदत ना हो जाए। लाइक अगर आप कीवी जो है ना रोज देंगे 1 माह तक वो डेली कीवी खा रही है ना, तो उसकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर लेगी। फिर उसकी कीवी की वो जो फायदे हैं वो बॉडी ना वो लेगी नहीं। अगर तो आप कीवी कुछ दिन कीवी दे रहे हैं, उसके बाद बनाना दे रहे हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, तो एक तो बॉडी जो है वो अडेप्ट नहीं करेगी और उसके फायदे है ना उसको अच्छे से वो यूज करेगी। चेंज करते रहना है आपने हमेशा पिकोस का। सबका डाइट प्लान वैसे तो चेंज करते रहे, लेकिन यहाँ हम पिकोस की बात कर रहे हैं तो पिकोस के पेशेंट्स का जो डाइट प्लान है चाहे सारा चेंज ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेशली जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होते हैं ना या जो मिड इवनिंग स्नैक्स होते हैं वो आपने चेंज करते रहना है। कभी भी सेम इनको स्नैक्स नहीं देने। अगर तो पहले से एक अच्छे से आप मैग्नीशियम की डाइट ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ही नहीं। अगर तो हो गई है इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर तो आपकी बॉडी डायबिटीज की तरफ जा रही है, से इस चीज को क्योर किया जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैग्नीशियम डाइट क्योर करती है। ये देखिए ये आपको शो हो रही होगी ऐसी डाइट जो कि मैग्नीशियम रिच है। अगर तो ये डेली अपनी आप चेंज कर करके बदल बदल के अपनी डाइट में शामिल करते रहते हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकते हैं और इसको क्योर कर सकते हैं। बेस्ट मैग्नीशियम फूड जो है वो स्पेनिच भी होती है। इसके अलावा जो ओकरा होती है, भिंडी जिसे उर्दू में कहा जाता है, ये दो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि बेस्ट इन मैग्नीशियम होती हैं और इसको अपनी डेली की डाइट में शामिल करने से पर्सन काफी हद तक चांसेस होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसी फूड है जो कि हमारी बॉडी में बड़े अच्छे से ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। वही काम कर रही है जो कि पीछे मैग्नीशियम ने किया है। बड़े अच्छे तरीके से ये इंसुलिन को कंट्रोल कर रही होती है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर रही होती है, हमारी ओवरी को ट्रिगर कर रही होती है कि वो अच्छे से एग जो है उसको रिलीज करे। इसके अलावा वेट लॉस को कंट्रोल कर रही होती है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करती है। इसका एक ये बेस्ट फायदा है कि क्रोमियम रिच डाइट लेने से आपको एक्स्ट्रा चीजें लेने की क्रेविंग नहीं होती, आपको डाइट की क्रेविंग नहीं होती। स्पेशली वो लोग या वो गर्ल्स या बॉयज जो स्मोकर है ना, वो अगर क्रोमियम रिच डाइट लेते हैं तो फिर वो स्मोकिंग से जान छुड़ा सकते हैं। क्रोमियम रिच डाइट डेली अपनी डाइट में शामिल करने से, अपने रेगुलर मील प्लान में शामिल करने से स्मोकिंग की बिला वजह क्रेविंग नहीं होती, या अल्कोहल जो पर्सन है उनको अल्कोहल क्रेविंग नहीं होती। एक्स्ट्रा क्रेविंग्स जो होती हैं खाने के अलावा की जो क्रेविंग्स होती हैं उसको क्रोमियम रिच डाइट लेने से कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर ये चीजें जो हैं ये पर्सन को ओवरवेट होने से बचाती हैं। कौन कौन सी डाइट्स होती हैं जो कि क्रोमियम रिच होती हैं? ब्रोकोलाई है, ग्रेप जूस है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है थी ऐसी एक कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो रेड होती हैं, जिनमें एक तो रेड ग्रेप्स आ जाते हैं या कैरेट्स आ जाते हैं या टमाटो आ जाते हैं। ऐसी वेजिटेबल्स जो रेड होती हैं या मैरून होती हैं, चुकंदर भी मेरा ख्याल इनमें आ जाता है, वो सारी क्रोमियम होती हैं, वो ली जा सकती हैं, जिनके लेने से आपको एक्स्ट्रा चीजों की क्रेविंग नहीं होती। ये सारी डाइट्स थी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे ऐसे, ये सारे मिनरल्स थे, विटामिन थे, जिनको लेने से अपनी डेली की डाइट में शामिल करने से, पिकोस के पेशेंट की डेली की डाइट में शामिल करने से, अव्वल तो अपनी डेली की डाइट में अपनी चीजों को शामिल रखेंगे तो कभी भी पिकोस की तरफ जाएंगे नहीं, और अगर तो चले गए हैं तो फिर भी अपनी डाइट में ये सारी चीजें शामिल करने से आप लोग जो है वो पिकोस से गेट रिड कर सकते हैं। मुकम्मल पिकोस को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक इन सारी डाइट को फॉलो करते हुए, इन सारे विटामिन्स को, मिनरल्स को रेगुलर डाइट में शामिल करके एक इनफर्टाइल वुमेन को फर्टाइल किया जा सकता है, उसको पिकोस के साथ रहते हुए भी कंसीव करवाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो है पिकोस में बड़ी हेल्प कर रही होती है उसका नाम है सीड साइकिलिंग। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा इसका नाम और काफी लोगों के लिए हो सकता है ये चीज नहीं हो। क्या होता है सीड साइकिलिंग? ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा साइकिल है जिनमें कुछ मखसूस किस्म के सीड्स को यूज करके ना, बीज जो होती है उनको यूज करके हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मली सीड साइकिलिंग उन लोगों को दी जाती है जो कि जिनका वेट ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि सीड साइकिलिंग जो है ना वो मेन काम इसका ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना। जिनमें शदीद किस्म का मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम है, जिनमें 6 6 माह या 7 7 माह आते ही नहीं है, या आते हैं तो फिर सिर्फ डॉट लगता है या वो भी नहीं, या फिर ये होता है कि एक माह में 2 से 3 दफा आ रहे हैं, उन लोगों को सीड साइकिल यूज करवाई जाती है। मेन पर्पज इसका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है,
क्या होता है सीड साइकिलिंग? तो और करना क्या होता है इसमें? सीड साइकिलिंग मोस्टली ना जो ये मेडिकल साइंस इसको नहीं कर रही होती। अभी तक तो मेडिकल साइंस ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इसको नेचुरोपैथी लेके आई है मार्केट में, या कह लें ये जो होम्योपैथी होती है वो लेके आई है, लेकिन एलोपैथी ने अभी तक इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैंने खुद भी अपनी फैमिली में भी और अपने पेशेंट्स को भी ये यूज करवाया है, उसके बड़े अच्छे बड़े पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं। काफी गर्ल्स ने सिर्फ सीड साइकिलिंग को यूज करके, रेगुलर यूज करके इनफर्टिलिटी पे काबू पाया है, और पिकोस में रहते हुए हम लोगों ने कंसीव किया और हेल्थी बेबी को बर्थ भी दी है। तो सीड साइकिलिंग में करते क्या है? जब आपके पीरियड्स का पहला दिन होता है ना, पीरियड्स का पहला दिन, ना कि मंथ का, हमेशा ध्यान रखना है, इसको पीरियड्स के पहले दिन स्टार्ट करते हैं। पहले दिन जब आपका पीरियड स्टार्ट हो गया तो डे 1 पे आपने 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स ले लेने हैं, जिसको कद्दू के बीज भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, जिसको अलसी के बीज कहा जाता है। पहले दिन से लेके 15 दिन तक 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स और 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स आपने खाने हैं। आपकी मर्जी है कि आप कैसे खाएं। मेनली मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके खाएं। इसको पानी के साथ या दूध के साथ निकलने से बेहतर है कि खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके खाएं। उस तरह निकलना मुश्किल होता है, ऐसे तो पता भी नहीं चलता। जब आप खाने के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर लेना फिर तो पता ही नहीं चलता। तो बेटर यही होता है कि, और हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों सीड्स को कभी भी एक साथ नहीं लेना। लाइक अगर आप सुबह के टाइम पंपकिन सीड्स ले रहे हैं तो शाम के टाइम फ्लैक्स सीड्स ले ले, सुबह के टाइम फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं तो शाम के टाइम पंपकिन सीड्स ले रहे। नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ लेने से हो सकता है कि इसका फायदा थोड़ा सा जो है वो कम हो, लेकिन अगर आप अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छे से आपकी बॉडी में वर्क करेगा। ठीक है, दोबारा सुने। डे 1 से लेकर डे 15 तक आपने, या डे 14 तक आपने पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स लेने हैं। उसके बाद आपका जब डे 15 स्टार्ट होगा तो डे 15 से लेकर डे 30 तक पहले 15 दिन पंपकिन सीड्स फ्लैक्स सीड्स, दूसरे 15 दिन आपने इसी तरह सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स लेने हैं, जिनको अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज कहा जाता है। अपनी क्वांटिटी भी रखनी है, आपने लेने का तरीका भी रखना है, अपने टाइम भी रखना है, सिर्फ सीड्स चेंज कर देने हैं। पहले 15 दिन पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, दूसरे 15 दिन सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स। रेगुलर आप ये साइकिल अगर 4 से 5 माह यूज करते हैं, मैंने देखा है कि 2 से 3 दफा ही ये साइकिल यूज करने से एक तो पीरियड्स भी रेगुलर हुए हैं, दूसरा मैरिड गर्ल्स ने कंसीव भी किया है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेगुलर 3 से 4 माह रेगुलर यूज करने से 80-90% चांसेस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है और कंसीव किया जा सकता है। अच्छा, अब ये करते क्यों है सीड साइकिलिंग? इसका मेन मकसद क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले 15 दिन ना हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका काफी किरदार होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का पहले 15 दिन पीरियड्स के डे 1 से लेकर डे 15 पे अच्छे क्वांटिटी में रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो जो पंपकिन सीड्स होते हैं ना वो एस्ट्रोजन लेवल को अच्छे से ट्रिगर कर रहे होते हैं कि वो हमारी बॉडी में रिलीज हो। एस्ट्रोजन हमें चाहिए क्यों होता है? हमें एस्ट्रोजन चाहिए होता है एग, हेल्दी एग बनाने के लिए, और फिर उसको अच्छे से रप्चर करने के लिए, रिलीज करने के लिए हमें एस्ट्रोजन की नीड होती है। और एस्ट्रोजन बनाने के लिए बेस्ट चीज है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स जो हैं वो ट्रिगर कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन को कि वो हमारी बॉडी में अच्छे से रिलीज हो। तो पहले 15 दिन पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स लेने से हमें एस्ट्रोजन की एक अच्छी मिकदार हमारी बॉडी में मिल जाती है। हमारी बॉडी में हमारी ओवरीज में जो एग है वो अच्छे से रिलीज भी हो जाता है और फिर रप्चर भी हो जाता है। उसके बाद जब हम डे 16 हमारा स्टार्ट होता है तो सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स लेते हैं। उस दौरान हमें चाहिए होता है प्रोजेस्टेरोन। अभी आपने पीछे पढ़ा था ये एक वुमन हार्मोन है। सेकेंड 15 डेज में हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है। फर्स्ट 15 डेज में एस्ट्रोजन ने क्या किया, एग रिलीज तो हो गया, एग के रिलीज हो गया। अब इसको यूट्रस के साथ अटैच होने के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत है। सनफ्लावर सीड और सीसम सीड में जिंक होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन को ट्रिगर करता है कि वो अपने नॉर्मल लेवल में रिलीज हो और उस एग को अच्छे से यूट्रस के साथ अटैच कर दे। जब ये सारा साइकिल हो जाएगा, एस्ट्रोजन ने एग को रिलीज कर दिया और प्रोजेस्टेरोन ने उस एग को यूट्रस के साथ अटैच कर दिया, तो पर्सन जो है ना वो खुद ब खुद कंसीव हो जाता है। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहती। तो ये सीड साइकिलिंग होती है, एक प्रोसेस होता है जो कि 3 से 4 माह के बाद लिया जाए तो 3 से 4 माह तक लिया जाए तो अच्छे से पर्सन जो है वो कंसीव कर सकता है। इसके अलावा जिन खवातीन को पीसीओएस का मसला होता है ना, तो फिर उनको अपनी डेली की डाइट में सिनेमन, जिसको कहते हैं दालचीनी, और मेथी दाना जिसको कहा जाता है, वो यूज करना चाहिए। क्योंकि एक तो ये कि ये वेट कंट्रोल करते हैं, दूसरा हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल को ये अच्छे से ये बढ़ा रहे होते हैं और हमारे सेल को ट्रिगर कर रहे होते हैं कि वो इंसुलिन लेवल को एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा
हमेशा बगैर छना हुआ आटा यूज करें। मैदे की रोटी कभी नहीं यूज करनी, मैदे से बनी बनी कोई भी चीज यूज नहीं करनी जिनमें सारी जंक शामिल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जंक जो है ना वो मैदे से बनी हुई होती है। इसके अलावा अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करनी है, पीली सब्जियां यूज नहीं करनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना हो सके यूज करना है, फल जितना ज्यादा हो सके आपने यूज करना है। इसके अलावा एक मेन चीज का आपने ख्याल रखना है, फिजिकल एक्टिविटी। हमेशा आपने फिजिकली एक्टिव रहना है, चाहे तो आप पिकोस के पेशेंट हैं चाहे नहीं है। फिजिकली एक्टिव रहना तो वैसे ही बड़ा जरूरी है, लेकिन पिकोस के पेशेंट के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जिम ज्वाइन करें या हाईली एरोबिक एक्सरसाइज करें, बेशक ऐसा ना करें, लेकिन डेली आधे घंटे की पौने घंटे की ब्रिस्क वॉक या रनिंग या स्विमिंग या स्किपिंग तो की जा सकती है ना। इतना सा अपनी बॉडी को लाजमी आपने एक्टिव रखना है, ताकि एक तो वेट ज्यादा ना हो, दूसरा आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है वो ठीक रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, थर्ड वन जो है आपकी ओवरीज के इर्द गिर्द पॉलिसिस्ट ना बने, आपकी मोटापे की वजह से या फिजिकली इनएक्टिव रहने की वजह से आपकी ओवरी के इर्द गिर्द कोई भी किसी किस्म की झिल्ली ना बने या चर्बी ना चढ़े, और आप जो है वो कभी भी इनफर्टिलिटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये खुद से एक बहुत बड़ा डिप्रेशन, बहुत बड़ी बीमारी है। सिर्फ एक इनफर्टिलिटी से बचने के लिए आप पिकोस से ना बचें। आप ये ना करें कि मैंने पिकोस से बचना है, आप अपने माइंड में ये रखें कि आपने इनफर्टिलिटी से बचना है। तो इनफर्टिलिटी से बचने के लिए अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें और हेल्थी अच्छी डाइट लें, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें और जंक से मुकम्मल परहेज करें। ठीक है, ये सारा था पिकोज, इसकी डाइट, इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, इसके सारे साइंस एंड सिम्टम्स, जितना मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकती थी मैंने आपको बता दिया। ओके, And thank you so much ओके बेटा, Farida थैंक यू ma'am. सो मच, अल्लाह हाफिज।